महाराष्ट्र हरियाणा के विधानसभा चुनाव जुड़ी पल की सारी बड़ी अपडेट के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस पार्टी ने सेबी के चीफ को लेकर किया है एक और बड़ा खुलासा। दोस्तों बताएंगे तीन जगह से पैसा उठा रही है सेबी की अध्यक्ष, इसे लेकर उठ रहे हैं कई सारे और भी सवाल। और भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर न्याय पर सुप्रीम कोर्ट के तर्कों का चला है बुलडोजर। बताएंगे भाजपा सरकार को इनडायरेक्ट तरीके से कई और फटकार लगाई गई है दोस्तों। और भाजपा के नेता ने मुस्लिमों को लेकर फिर से विवादित बयान दिया है, जिसके बाद 2 FIR दर्ज करवाई गई है। साथ साथ RSS ने महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव से पहले ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी और बीजेपी के लिए खोद दी है एक और खाई। बताएंगे कौन से बयान दिए गए हैं दोस्तों और किस तरीके से इसका होगा नुकसान। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के PWD मंत्री रहे अब कांग्रेस पार्टी से मांग रहे हैं टिकट दोस्तों। वहीं पर तेजस्वी यादव ने भाजपा नेता के मस्जिदों और मुस्लिमों को लेकर दिए गए विवादित बयान पर की है तीखी आलोचना। साथ साथ देखिए करके चलेंगे देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की मस्जिदों में घुसकर मुस्लिमों को मारने जैसी विवादित बातें करने वाले भारतीय जनता पार्टी के MLA ने कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत यह बयान दिया होगा। इस पूरे मामले पर 2 FIR नहीं बल्कि और ज्यादा बड़ी और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे नेताओं को अगर भारतीय जनता पार्टी से बाहर नहीं निकालेगी तो माना जाएगा कि बीजेपी उसके बयान का समर्थन करती है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि जो अपने आप में नजीर बने, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जय भारत का संविधान जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जिसके साथ भी नजर आते हैं उसे कभी नहीं छोड़ते, ऐसा हमेशा माना जाता रहा है दोस्तों। और इस बात को एक बार फिर से मजबूती मिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोपहर 2:30 बजे के आसपास बीते दिन रामचेत अपनी गुमटी पर बैठे हुए थे, यानी वही रामचेत जिनसे राहुल गांधी ने मुलाकात की थी, जो मोची का काम करते हैं। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने उनके लिए कई सारी चीजें भेजी थी दोस्तों। और फिर से राहुल गांधी ने उनके लिए कई सारे और सामान भेजे हैं। आपको बता दें कि अचानक एक लग्जरी गाड़ी आती है और उनके दुकान के पास आकर रुकती है। गाड़ी से 3 लोग नीचे उतरते हैं, 4 गत्तों से भरा हुआ सामान उतारकर रामचेत के पास रख देते हैं। रामचेत ने पूछा कि साहब यह क्या है, मैं इसका क्या करूंगा। सामान लेकर आए एक व्यक्ति ने कहा कि राहुल गांधी जी ने सामान आपके लिए भिजवाया है। यह सुनते ही रामचेत भौचक्के रह गए। पैकेट खोला तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसमें सिलाई के सामान के साथ साथ जूता चप्पल बनाने का कच्चा माल भी मौजूद था दोस्तों। कुल मिलाकर नंबर 1 जिसे पफ लेदर कहा जाता है वो भी था, रिपीट सिलाई का सामान, सोल और पिताबा भी शामिल थे। कुल मिलाकर दोस्तों 50,000 से ज्यादा रुपए का सामान पहुंचा दिया गया है। इससे और ज्यादा वो अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। महिलाओं और पुरुषों दोनों के जूते और चप्पल तैयार करने का सामान उनके पास मुहैया करा दिया गया है। कुल मिलाकर अब अपने व्यापार को और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों सेबी की चीफ माधवी को लेकर पहले ही कई सारे सवाल खड़े हुए थे। माधवी पुरी को लेकर अब एक और बड़ा खुलासा कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और नेता पवन खेड़ा की ओर से कहा गया कि सेबी के प्रमुख माधवी पुरी बुच 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 तक सेबी के अंदर पूर्णकालिक सदस्य थी, यानी पूरी तरीके से मेंबर थी। फिर 2 मार्च 2022 को माधवी पुरी सेबी की चेयरपर्सन बन जाती है। सेबी के चेयरपर्सन की नियुक्ति करने वाली कैबिनेट में मोदी और अमित शाह शामिल थे। माधवी पुरी सेबी के पूरे कालिक सदस्य होते हुए भी रेगुलर इनकम ICICI बैंक से ले रही थी, जो कि 16 करोड़ के आसपास थी। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि आप सेबी की पूर्णकालिक सदस्य होने के बाद भी अपना वेतन ICICI से क्यों ले रही थी। यह सीधे सीधे सेबी के सेक्शन 54 का उल्लंघन है। अगर माधवी बुच में थोड़ी भी शर्म होगी तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पवन खेड़ा की ओर से गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं दोस्तों। ये माधवी पुरी बुच वही है जो सेबी की अध्यक्ष है, जिनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने अडानी के शेयर्स में पैसे लगा रखे हैं और अडानी के होने वाले लाभ से उनको भी कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा था। और हिंडनबर्ग की ओर से जो रिपोर्ट सामने आई और अंबानी पर जो जांच बैठी उसमें सेबी की चीफ भी मौजूद थी। तो सवाल ये पूछा गया कि जिस कंपनी से सेबी के चीफ को फायदा मिल रहा है उस कंपनी की वो सही से जांच कैसे करवाएंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, हितों के टकराव का मामला है। और इसके बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार माधवी पुरी को लेकर सवाल खड़ा कर रही है। हालांकि भाजपा सरकार कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है दोस्तों। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि अगर कोई दोषी भी है तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट जमीते उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें आरोप लगाया गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। अब इस केस पर सुनवाई 17 सितंबर को होगी दोस्तों। कोर्ट की ओर से कई सारे तीखे बयान दिए गए हैं और बुलडोजर के न्याय के खिलाफ तीखी आलोचना की गई है दोस्तों। जमीत के वकील भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर का एक्शन अगर कोई अपराधी है तो उसके खिलाफ भी नहीं किया जा सकता। फिर आरोपी के घर गिराना तो दूर दूर तक कहीं भी न्याय संगत नहीं है और पूरी तरीके से इलीगल है। बुलडोजर एक्शन पर अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से गाइडलाइंस तैयार करने के लिए कमेटी बना दी गई है दोस्तों। इसमें पूर्व जज मौजूद रहेंगे। कमेटी तय करेगी कि बुलडोजर एक्शन को लेकर किस तरीके का नीति निर्धारण होगा, यानी एक्शन से पहले किन किन चीजों को देखा जाएगा और कौन से मामले में अगर बुलडोजर
चलने की बात होगी तो उसे अलाउ किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों कई सारे इस पूरे मामले पर गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सही किया है दखल देकर, वरना बुलडोजर न्याय की वजह से देश के अंदर सरकारों से लोगों का विश्वास पहले ही उठता जा रहा था, अब तो सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका से भी लोगों का विश्वास हटता चला जा रहा था। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अगर आप भी मानते हैं कि कोर्ट ने एकदम सही निर्णय लिया है और अब जल्द से जल्द गाइडलाइंस जारी की जानी चाहिए जिसको फॉलो करेंगे अधिकारी, अगर नहीं करेंगे तो फिर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना तय दिखाई देगी। तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा दोस्तों। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर हिंदी समाज का एक आंदोलन हुआ। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नितेश राणे ने कई सारे विवादित बयान दिए हैं दोस्तों। महंत रामगिरी के समर्थन में बयान देते हुए टिप्पणी कर दी, और ये टिप्पणी नहीं बल्कि नरसंहार का बुलावा भी एक तरीके से दिया, आह्वान किया गया है दोस्तों, जिसे काफी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस समारोह के दौरान भाषण देते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणा कहते हैं कि कोई कुछ बोलेगा तो मस्जिद में घुसकर चुन चुनकर मारेंगे। राणे के भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जगह जगह लोग पहुंचे हैं। पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई की है दोस्तों। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रिया श्रीनेट बोली, कहा आरएसएस ने जातीय जनगणना का खुला विरोध किया और फिर यह खबर हर जगह से हटवाई। जातिगत जनगणना को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की ओर से अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया गया है दोस्तों। आरएसएस की ओर से जातीय जनगणना का खुला विरोध किया गया था। आरएसएस की ओर से जो कई सारे बयान पिछले दिन दर्ज किए गए थे उसमें जातीय जनगणना संवेदनशील मुद्दा है, इसका इस्तेमाल चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, ये बात कही गई थी। फिर समाज की एकता और अखंडता के लिए खतरा है जातीय जनगणना, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। जातीय जनगणना संवेदनशील मामला है, इससे एकता और अखंडता को खतरा है। जातीय जनगणना से समाज की एकता और अखंडता को खतरा है, ऐसे कई सारे शब्दों के इस्तेमाल किए गए हैं दोस्तों। हालांकि मीडिया से अब कुछ रिपोर्टें हटा दी गई है, लेकिन हकीकत यह है कि आरएसएस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है और आने वाले हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी खाई खोद दी है, जिसमें बीजेपी का गिरना 100% तय है, क्योंकि हरियाणा के अंदर भी जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को काफी तूल देने वाली है और महाराष्ट्र के अंदर तो जातीय राजनीति काफी ज्यादा प्रखर देखने को मिलती है। बिहार उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जातिगत राजनीति होती है और ऐसे में जातीय जनगणना का मामला महाराष्ट्र के अंदर भी लोगों के बीच में काफी ज्यादा गूंजने वाला है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इस पूरे मामले पर आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी की हार को 200% सुनिश्चित करने का कदम उठाना शुरू कर दिया है तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। साथ साथ बीजेपी टिकट नहीं देगी तो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं हरियाणा के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री। दरअसल दोस्तों नरबीर सिंह ने एक सभा के दौरान कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, अपने पुराने विधानसभा सीट से बादशाहपुर से चुनाव लड़ना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट नहीं भी देगी तो भी मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ करते थे, यानी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में 2014 से 19 के बीच में थी तब पीडब्ल्यूडी के मंत्री के तौर पर काम करते थे। पिछली बार तो इनको टिकट भी नहीं दिया, तो इसके बाद इनकी नाराजगी बढ़ गई है और अब कह रहे हैं कि या तो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी से निर्दलीय चुनाव लड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। यानी 100% उनको लग रहा है कि या तो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल जाएगा या फिर कांग्रेस पार्टी टिकट दे ही देगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी टिकट दे देगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा इसलिए दोस्तों कुछ दिनों पहले ही जननायक जनता पार्टी के मंत्री और विधायक सोच रहे थे कि कांग्रेस पार्टी से टिकट मिल जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया, तो उसके बाद वापस से भारतीय जनता पार्टी में चले गए और बीजेपी टिकट देगी या नहीं देगी बड़ा सवाल रहेगा। साथ साथ विदेशों में मोदी मस्जिदों में घूमते हैं, गांधी और बुद्ध की बातें करते हैं, देश में उनका एमएलए मुसलमानों को मारने काटने की धमकी दे रहा है। तेजस्वी यादव ने महाराष्ट्र के बीजेपी के विधायक नीलेश राणे के बयान पर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की है दोस्तों। आपको बता दें कि नीलेश राणे वही बीजेपी के विधायक है जो अमूमन विवादित बयान देकर सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन अब तो मर्यादा पार करते हुए उन्होंने हिंसा भड़काने की बातें कही है, यहाँ तक कि नरसंहार को लेकर आह्वान किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ऐसे बयानों के बाद इन नेताओं को जेल के बाहर एक सेकंड भी नहीं रहना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों की शिकायत को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना ली है दोस्तों। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों की शिकायत को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। किसानों की शिकायतों पर तुरंत रास्ता निकालने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इसी के साथ में कांग्रेस फर्जी खबरों से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल गठित करेगी। विधि विभाग की बैठक में फैसला किया गया है। सिंघवी ने कहा कि हम कई संगठित स्ट्रक्चरल सुधारों की बात कर रहे हैं। जिला स्तर पर डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण किया जाएगा, ये हमारा एक बड़ा लक्ष्य है। फर्जी खबरों से निपटने के लिए कांग्रेस पार्टी एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी के वकीलों की सहायता से त्वरित प्रतिक्रिया दल गठित किया जाएगा दोस्तों। यानी अगर कोई गलत न्यूज फैला रहा होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कांग्रेस के वकील तुरंत कोर्ट का रास्ता खटखटाएंगे, याचिका दाखिल करेंगे और फर्जी खबरों को हटवाने के लिए लगातार प्रयास में जुट जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि फर्जी खबर पर एक्शन सबसे पहले लेना ही उस खबर के इफेक्ट को कम करने का एक तरीका हो सकता है, और जितना ज्यादा टाइम फर्जी खबर को काउंटर करने में लिया जाता है उतना टाइम में वो खबर फैल जाती है और इसीलिए उसे काउंटर करने के लिए जरूरी है कि तत्काल एकदम एक्शन होना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम उत्साहित है, हमारी बैठक पूरी तरीके से उपयोगी रही है, व्यापक रही है। 5 वर्षों में निर्वाचन आयोग से संबंधित और गैर संबंधित दोनों तरह की कई शिकायतों का निपटारा किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों
उम्मीद की जा रही है कि अब क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा के सदस्य बनाए गए हैं और उनको लीगल टीम का हेड भी बनाया गया है, तो वो देखेंगे किस तरीके से फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ताकि उनमें एक तरीके का दहशत रहे कि वो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और तमाम बड़े नेताओं को लेकर कोई अफवाह ना फैला सके। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी को लेकर और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर अभद्र बातें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही थी, खबरें फैलाई जा रही थी। इसके बाद विदेशी पत्रकार समेत 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कानूनी इकाई ने दर्ज शिकायत के अनुसार पोस्ट शेयर करने वाले बांग्लादेशी पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी और आदित्य घोष के खिलाफ हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन के अंदर मामला दर्ज कराया है। दोस्तों आपको बता दें कि यूट्यूब पर एक बड़े प्लेटफॉर्म द जयपुर डायलॉग्स पर भी इसको प्रसारित किया गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाया जा सके। कुल मिलाकर कर्नाटक कांग्रेस की जो लीगल इकाई है काफी ज्यादा एक्टिव है दोस्तों। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में एक लीगल कमेटी का गठन करना चाहिए और जिसके लिए लगातार प्रयास भी चल रहे हैं। साथ साथ दोस्तों आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली के विधानसभा चुनाव से 6-7 महीने पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़े नेता है। उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में माइनॉरिटी समाज के लोग आम आदमी पार्टी के साथ में मजबूती से खड़े दिखाई देते हैं दोस्तों। ऐसे में ईडी की टीम उनके घर पर छापामारी करने के लिए पहुंची। ईडी के साथ में बड़ी संख्या में फोर्स मौजूद थी और लोगों को लगी रहा था कि आज गिरफ्तारी की जाएगी। 2 घंटे तक दरवाजा नहीं खोला गया। इसके बाद ईडी की टीम बाहर आई और अमानतुल्लाह ने दरवाजा खोला तो ईडी की टीम के साथ नोकझोंक भी हो गई, फिर गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों अमानतुल्लाह खान पर। इससे पहले भी कई सारी कार्रवाई की गई थी, लेकिन गिरफ्तारी पहली बार की गई है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बुलडोजर पर नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कैसे घर गिराया जा सकता है क्योंकि वो आरोपी, अगर वो दोषी भी है तो भी उसका घर गिराया नहीं जा सकता। क्या आप मानते हैं कि ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं कोर्ट की ओर से दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और योगी आदित्यनाथ को एक खुला संदेश है? तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर प्रदर्शन हुआ दोस्तों। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हो गई है। सोमवार सुबह प्रदर्शनकारी यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें डिप्टी सीएम के आवास से पहले ही रोक दिया। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद हंगामा किया गया और केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी गई। पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी मौके पर ही डटे रहे। फिर पुलिस ने कई सारे प्रदर्शनकारियों को गाड़ी में बिठा दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि 4 साल में अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करें, लेकिन सरकार की ओर से उनकी मांगों का अनदेखी किया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी दोनों तरीके से फंस चुकी है दोस्तों। साथ साथ हरियाणा के अंदर क्या कांग्रेस पार्टी की लिस्ट तैयार हो गई है? 90 सीटों को लेकर कब नामों की घोषणा की जाएगी, एक बड़ा सवाल है। 90 सीटों में से 18 सीटों पर माना जा रहा है कि टिकट फाइनल कांग्रेस पार्टी ने कर ली है। पार्टी ने 14 सीटों पर सिंगल नाम का पैनल बनाया है। 13 पर पुराने चेहरों पर भरोसा जताया गया है, 1 पर नए चेहरे पर उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी के सिंगल नाम वाले इलाके में रोहतक की गढ़ी, सांपला और किलोई की सीट है। कुल मिलाकर दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव लड़ेंगे, जो बात 100% तय दिखाई दे रही है। हालांकि सांसदों को टिकट नहीं दिया जाएगा तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा टिकट नहीं ले पाएंगी और इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव लड़ने की सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारी चल रही है दोस्तों। उनको अपनी पुरानी सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। इसी के साथ में और भी कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है। लालू प्रसाद यादव के दामाद को भी टिकट देने को लेकर चर्चा चल रही है। नूह से आफ्ताब अहमद को वापस से टिकट दिया जा सकता है। साथ साथ दोस्तों औपचारिक ऐलान आज या कल में कर दिया जाएगा, जो जानकारी कांग्रेस पार्टी हरियाणा इकाई की ओर से दी जा रही है। साथ साथ बागी विधायकों और नेताओं पर फूटा है दुष्यंत चौटाला का गुस्सा। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। 3 नेताओं ने एक साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उससे पहले कई सारे नेता कांग्रेस पार्टी में भी चले गए थे। तो जननायक जनता पार्टी, ऐसा लग रहा है कि वहां पर लूट मची पड़ी है। जिसका मन कर रहा है वो जाकर जननायक जनता पार्टी के यहां से नेताओं को ले आ रहा है दोस्तों। और इसीलिए जननायक जनता पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला काफी गुस्से में है। दुष्यंत चौटाला ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने बागी नेताओं की फोटो भी साझा की है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी को भी निशाने पर लिया है दोस्तों। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डालते हुए कहा कि अब तक तो कहते थे वो 400 पार नेता लेने पड़ रहे हैं, जेजेपी से उधार दिल्ली में बैठ कर रहे हैं इंतजार, हो नहीं रहे इनके पूरे 90 उम्मीदवार, विधानसभा ढूंढ रहे हैं इनके सरदार, ना करनाल में जीत, लाडवा में भी हार, बस आने दो 5 अक्टूबर इस बार, उसके बाद ये हमेशा के लिए बाहर। कुल मिलाकर दोस्तों दुष्यंत चौटाला शेरो शायरी करते हुए एकदम लाइट मूड में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। इससे लग रहा है कि उन्हें शायद कोई दिक्कत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं को लेकर जा रही है, केवल दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। जैसा कि आरोप कांग्रेस पार्टी और अन्य लोगों की ओर से लगाए जा रहे हैं कि जानबूझकर दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे, बाद में इन्हें साथ में आना ही है। साथ साथ चिराग पासवान पहले भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखा रहे थे, पॉलिसी को लेकर विरोध कर रहे थे, यानी पहले SC/ST कैटेगरी में सब कैटेगराइजेशन वाले फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार तय नहीं कर पा रही थी और चिराग पासवान विरोध कर रहे थे, दबाव बना रहे थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को पलटी मारनी पड़ी। हालांकि भाजपा ने अभी तक केवल अनौपचारिक बयान दिया है SC/ST कैटेगराइजेशन के मामले को लेकर दोस्तों। और उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी तोड़ने की अचानक से अफवाह फैल जाती है। इसके बाद चिराग पासवान दिल्ली चले जाते हैं और अमित शाह से मुलाकात करते हैं। ऐसा लगता है कि चिराग पासवान बार बार पॉलिसी वाले मामले पर जो बयान दिखा रहे थे और तेवर दिखा रहे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरी खबर चलाई
बताई जा रही थी कि उनकी पार्टी टूटने वाली है और उनको कंट्रोल में किया गया है। अब वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार की पॉलिसी को लेकर कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। तो अब केसी त्यागी जो इससे पहले भी कई सारे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा चुके हैं दोस्तों, उनको भी अपने जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह किसी और को जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बाद शायद ये कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि केसी त्यागी ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया था। साथ साथ दोस्तों विधानसभा चुनाव से पहले बिखराव का शिकार हो चुकी जननायक जनता पार्टी के पास अब कुछ ही उम्मीदवार बचे हैं चुनाव लड़वाने के लिए। ऐसा लग रहा है कि उनके परिवार के एक दो उम्मीदवार इस बार चुनाव सही से लड़ पाएंगे, बाकियों का तो कुछ पता नहीं है। दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय की माता नैना चौटाला भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अपनी निवर्तमान विधानसभा उचाना से ही चुनाव लड़ेंगे। उनके भाई जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला डबवाली सीट पर ताल ठोकेंगे, लेकिन उनकी माता इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। और ऐसे में दोस्तों कई सारे और भी विधायक थे जो पार्टी छोड़कर चले गए, तो शायद उम्मीदवार की कमी से पहले ही जूझ रही है जननायक जनता पार्टी। क्या सारे उम्मीदवार उतार पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ साथ दोस्तों आरएसएस ने जातीय जनगणना और महिला सुरक्षा जैसे संवेदन मामलों को लेकर कई सारे महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। आरएसएस की ओर से जातीय जनगणना को लेकर जो बयान दिया गया है उससे आरएसएस पूरी तरीके से बैकफुट पर है। क्या आरएसएस इस बयान को बदलने वाला है दोस्तों, और क्या पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के स्टैंड का समर्थन करेगी? जो भी जानकारी आगे आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि बीजेपी के लोग जातीय जनगणना को लेकर कह रहे हैं कि हम करवाएंगे। साथ साथ मनीष सिसोदिया और के कविता के बाद विजय नायर को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। 2022 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि नायर धन शोधन मामले में पिछले 22 महीनों से जेल में है। यहाँ अधिकतम सजा 7 साल की है। साथ साथ दोस्तों बीएचयू छात्रा से गैंगरेप के आरोपियों को जमानत मिलने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रिहा किए जाने के मामले को लेकर अब एनएसयूआई के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ विश्वविद्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के कई सारे बड़े बड़े पदाधिकारी थे जिन पर रेप के कई सारे गंभीर आरोप लगे और इसके बाद जमानत भी मिल गई है। इसके बाद बताया जा रहा है कि माला पहनाकर स्वागत किया गया है, जो काफी चिंता का विषय है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ शिव राय से माफी मांगने वालों को नहीं पता होगा, ये माफी मांगने वाले कभी नहीं जान पाएंगे कि शिव छत्रपति और कांग्रेस ने स्वराज के लिए क्या किया है। राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर कई सारे दावे सामने आ रहे हैं। दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर भारतीय जनता पार्टी को हर तरीके से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग घेर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि ओबीसी आंदोलनकारी लक्ष्मण हेक ने भारतीय जनता पार्टी की सुपारी ले रखी है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण हेक राजनीति में नए हैं, मेरी उनसे जान पहचान नहीं है। अगर मैं किसी भी सद्भावना पर खड़ा उतरा हूं तो ये मेरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने सबसे पहले मराठा समुदाय को 16% आरक्षण दिया। हमने ओबीसी आरक्षण को आगे बढ़ाया, बिना उनके आरक्षण को कम किए हुए मराठा समाज को आरक्षण दिया गया। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी नेता पृथ्वीराज चौहान आगे कहते हैं कि लक्ष्मण हाके को विधानसभा में आरक्षण पर मेरा भाषण पढ़ना चाहिए। मैं उन्हें एक प्रति भेजूंगा, एक कॉपी भेजूंगा। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने क्या कहा था यह जग जाहिर है। उन्होंने ओबीसी के फायदे के लिए जातीय जनगणना पर जोर दिया था। कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके से आजकल मराठा समाज को लेकर और ओबीसी समाज को लेकर राजनीति की जा रही है, कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को लेकर भी कई सारे फेक दावे किए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान ही मराठा समुदाय के लोगों को अतिरिक्त आरक्षण दिया गया था, हालांकि कोर्ट ने बाद में रोक दिया था। साथ साथ दोस्तों दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी बीते कुछ समय से लगातार लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश है भाजपा की। इसके तहत पिछले 1 महीने से बीजेपी झुग्गी एवं सेवा बस्तियों में नागरिकों से जुड़कर प्रत्येक रविवार को झुग्गी विस्तार अभियान चला रही है। भाजपा को लगता है कि ऐसा करने से लोग उनके साथ में आकर खड़ा हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम इसलिए भी चांसेस है दोस्तों क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हमेशा से झुग्गी में रहने वाले लोगों का पुरजोर समर्थन मिलता रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में भी झुग्गी वाले लोगों का काफी ज्यादा समर्थन रहा है। दोस्तों उनको फ्री बिजली और मुफ्त में जो पानी का एक ऑप्शन गवर्नमेंट की ओर से दिया जाता है, खासकर आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से, ये एक बड़ा कारण है कि बड़ी संख्या में झुग्गी में रहने वाले लोग नागरिक आम आदमी पार्टी को फुल सपोर्ट करते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब झुग्गी में जाकर उनको मन की बात सुना रही है और मन की बात सुनने की कोशिश कर रही है। हालांकि झुग्गी वाले लोगों की बातें भारतीय जनता पार्टी मानेगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सहायक विभव कुमार को सोमवार को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ट्रायल कोर्ट को सबसे पहले महत्वपूर्ण और कमजोर गवाहों की जांच 3 महीने के भीतर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों जितनी सजा नहीं है उससे ज्यादा जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। जेल को ही एक सजा या ट्रायल को ही एक सजा नहीं बनाया जा सकता। साथ साथ अहमदाबाद में 1200 रेजिडेंट डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पहुंच गए हैं। सरकार से कई सारी मांगे उन्होंने की है। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने रेजिडेंट डॉक्टर की 40% बढ़ोतरी की मांग की आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा वजीफा गुजरात रेजिडेंट डॉक्टर को दिया जाता है, लेकिन और ज्यादा इजाफा नहीं किया जा सकता। देखते हैं अब हड़ताल पर डॉक्टर गए हैं तो क्या वापस लौटेंगे या मंत्री के खिलाफ करेंगे जोरदार विरोध। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गवर्नर के पोस्ट को खत्म करने की राय दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने राज्यपालों के भूमिका को बहुत ही दयनीय कर दिया है। इस सरकार ने हर संस्थान को नीचा दिखाया है, उसका अवमूल्यन किया है, यानी उसकी वैल्यू कम की गई है। यह देखकर बहुत दुख होता है। उन्होंने कर्नाटक न्यायालय के विचार
विचाराधीन मामले को लेकर भी कहा कि इसे लेकर मैं कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन तमिलनाडु पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर ने यह व्यवस्था बनाई थी कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, लेकिन यहाँ तो राज्यपाल दूसरे मुख्य कार्यकारी के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री की तरह अपने आप को पावरफुल समझने लगे हैं गवर्नर, जबकि मुख्यमंत्री एक चुना हुआ व्यक्ति होता है, राज्य की जनता उसको मैंडेट देती है, जिसके कारण वो राज्य में सारे नीति निर्धारण के फैसले लेते हैं। लेकिन कभी कभी गवर्नर अपनी लिमिट को पार कर देते हैं। ऐसा लगता है कि वो अपने आप को एक चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा पावरफुल समझने लगे हैं, जो साफ तौर पर लोगों के मैंडेट का, लोगों के आदेश का उल्लंघन है और इसीलिए गवर्नर के पद को हटाने की मांग कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। क्या आप उनके इस बात का समर्थन करते हैं दोस्तों, या आप लोगों की कोई और राय है? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा और पल पल की सारी बड़ी अपडेट के साथ आप हमारे साथ लगातार बने रहिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहे। लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।